अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा केमिस्ट्री का ऑनलाइन लेक्चर 2 है। हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें बेटा हम ना बुक से रीडिंग करेंगे थोड़ा कि आज जो हमने लेक्चर डिलीवर किया है वो बुक पर कौन सा टॉपिक है। तो बेटा बुक का टॉपिक है वेपर प्रेशर 4.2.1। वेपर प्रेशर है क्या चीज़, इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं बुक से, ताकि स्टूडेंट जो बुक रीडिंग चाहते हैं उनको क्लियर हो जाए। व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड लीव द ओपन सरफेस दे आर मिक्स्ड अप विद एयर अबाउट द लिक्विड। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ओपन कंटेनर पड़ा है। उस ओपन कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है वो सरफेस पे आते हैं। सरफेस पर आके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके किसके साथ मिक्स हो जाते हैं बेटा? एयर के साथ, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। इफ द वेसल इज ओपन, अगर वो कंटेनर या वो वेसल ओपन होगी, दीज मॉलिक्यूल गो ऑन लीविंग द सरफेस। वो ना सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, मीन ऊपर उड़ जाएंगे, गैसियस मॉलिक्यूल होंगे। बट इफ वी क्लोज द सिस्टम, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस। लेकिन अगर हम उस सिस्टम को क्लोज कर दें, कोई कंटेनर है, कोई बीकर है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, उसको क्लोज कर दें, अब जिन मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जब वो सरफेस को लीव करेंगे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके, तो सराउंडिंग में नहीं जा पाएंगे। लिक्विड और लिक्विड से ऊपर जो ढक्कन होगा उस तक का जो डिस्टेंस होगा, जो स्पेस होगी, उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा? इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। दीज मालिक्यूल नॉट ओनली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब वो जो गैशियस मालिक्यूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ वेसल के साथ कोलाइड नहीं करेंगे बेटा। जिस तरह यहाँ पर ये दिखाया गया है, हमारे पास ये सारे सिस्टम क्लोज हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। बेटा ए में कहता है कि हमारे पास सिर्फ लिक्विड है, अभी एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। एट द स्टार्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा, इसी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन का एरो बड़ा लगाया गया है। अब मालिक्यूल जैसे जैसे वेपर्स में कन्वर्ट होंगी तो सिस्टम क्लोज होने की वजह से ऊपर मालिक्यूल की तादाद बढ़ती जाएगी और ऊपर मालिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे। बट आल्सो अब वो मालिक्यूल क्या करेंगे बेटा? एक तो विद द वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करेंगे, तो वो यहां पर मेंशन करता है द मालिक्यूल नॉट ओनली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। वो सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ वेसल के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, बट आल्सो विद द सरफेस ऑफ लिक्विड एज वेल, कि दोबारा वो मालिक्यूल वापस आके सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ भी कोलाइड करेंगे। अब सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा हमारे पास? दे देयर आर चांसेस दैट दीज मॉलिक्यूल आर रिकैप्चर्ड बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे ही वो मॉलिक्यूल दोबारा सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कोलाइड करते करेंगे तो लिक्विड उन मॉलिक्यूल को क्या करेगा? कैप्चर्ड कर लेगा। कैप्चर करेगा मतलब गैशियस वेपर्स मॉलिक्यूल को दोबारा लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। बेटा दोबारा सुन ले, कंडेंसेशन क्या है? वेपर फेस में या गैशियस मॉलिक्यूल का दोबारा लिक्विड सरफेस के साथ स्ट्राइक करके कोलाइड करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बेटा? कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट बेटा, द टू प्रोसेस, अब दो प्रोसेस हो रहे हैं, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कंटिन्यू टिल a stage reach when the rate of evaporation become equal to rate of condensation। बेटा जरा ये देखें ना डायग्राम नंबर डी। अगर हम डी डायग्राम की बात करें तो उसमें दोनों एरो ना ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। ये ऊपर का एरो शो कर रहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़ के गैसियस मॉलिक्यूल में इंटर हो रहे हैं। अब बेटा ये जो डाउनवर्ड एरो है वो ये शो कर रहा है कि जो गैसियस फेस में मॉलिक्यूल है वो दोबारा जब आके लिक्विड सरफेस के साथ कोलाइड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। तो मीन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं क्लोज कंटेनर में। अगर कंटेनर ओपन होगा तो सिर्फ और सिर्फ एवपोरेशन होगी, मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ेंगे ऊपर चले जाएंगे। अगर सिस्टम क्लोज होगा तो हमारे पास दोनों प्रोसेस होंगे, एक एवेपोरेशन और एवेपोरेशन के साथ साथ क्या होगा बेटा? कंडेंसेशन होगा। एक वक्त आएगा जैसा कि डी फिगर में बताया गया है, हमारे पास क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है मुतहरिक। मुतहरिक का मतलब है कि दोनों चीजें होंगी, एवेपोरेशन भी होगा और साथ साथ
कंडेंसेशन भी होगी। ये जो एवेपोरेशन, जितनी एवेपोरेशन होगी लिक्विड की उतनी ही कंडेंसेशन होगी। तो नेट जो मालिक्यूल है ना वो चेंज जीरो हो जाएगा। मीन जितने मालिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, गैस के उतने ही मालिक्यूल दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, लिक्विड उसको कैप्चर कर रहा होगा, कंडेंसेशन हो रही होगी। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगी, जिसको फिगर 4.10 में शो करवाया गया बेटा। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गई। अब वो कहता है कि डिफाइन क्या है हमारे पास। सो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। कि किसी भी गिवन टेम्परेचर का मतलब आप एक फिक्स टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 25 रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 35 है, फॉर एग्जांपल किसी डिग्री, किसी आप लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं, तो आप एक टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, उस टेम्परेचर पे उस क्लोज कंटेनर में लिक्विड को रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वो जो लिक्विड है अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम में जब आता है तो ऊपर जो वेपर्स के मालिक्यूल हैं उनकी तादाद क्या हो जाती है बेटा? कांस्टेंट हो जाती है। उस वक्त वो जो वेपर्स ऊपर वाल ऑफ, ऊपर हम कह सकते हैं कि पिस्टन पे या वाल ऑफ कंटेनर पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा? वेपर प्रेशर कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द नंबर ऑफ मालिक्यूल, वही पॉइंट बेटा, द नंबर ऑफ मालिक्यूल लीविंग द surface is just equal to number of molecule coming back into it at constant temperature। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हम चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा। जितने मालिक्यूल सरफेस को छोड़ के गैशियस फेस पे जा रहे हैं उतने ही मालिक्यूल कम बैक हो रहे हैं गैशियस फेस से लिक्विड फेस में। द मालिक्यूल विच आर इन लिक्विड स्टेट एट एनी मोमेंट मे बी इन वेपर स्टेट इन द नेक्स्ट मोमेंट। कि जो लिक्विड में मालिक्यूल है ना लिक्विड स्टेट में, हो सकता है अगले ही लम्हे वही मालिक्यूल लिक्विड वाले लिक्विड में ना रहे, किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? गैशियस फेस में। और सेम ये भी हो सकता है कि जो मालिक्यूल एक लम्हे गैशियस फेस में है दोबारा वो जाके कोलाइड करें लिक्विड की सरफेस के साथ और किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? लिक्विड मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर, कि मिकदार वेपर प्रेशर की, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड। अगर आपके पास दो तीन या चार डिफरेंट बीकर हैं और चारों बीकर में एक ही लिक्विड आपने ऐड किया हुआ है, एक में आपने 10 ml लिक्विड ऐड किया हुआ है, दूसरे में 20 ml ऐड किया हुआ है, तीसरे में 30 ml ऐड किया हुआ है और चौथे में 40 ml ऐड किया हुआ है। अगर चारों कंटेनर का टेम्परेचर सेम होगा, सपोज रूम टेम्परेचर रख देते हैं 25, तो चाहे अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा हो या कम हो, चारों में जो आप वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, नोट करेंगे बेटा, वो कितना होगा? इक्वल ही होगा। जैसा कि हम अगर वाटर की बात करें तो एट 30 डिग्री सेल्सियस उसका जो वेपर प्रेशर होता है बेटा वाटर का, वो होता है हमारे पास 31.82 डिग्री, सॉरी 82 टार होता है इन द कंटेनर आर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करता बेटा? अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता बेटा? द लार्जर सरफेस एरिया आल्सो प्रेजेंट अ लार्जर टारगेट फॉर रिटर्निंग द मॉलिक्यूल। अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने से जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल का गैशियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने का रेट बढ़ता है, वैसे ही गैशियस मॉलिक्यूल का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट भी बढ़ता है। तो द रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ वेपरेशन के साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा देखते हैं कुछ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेरियस लिक्विड डिपेंड फेयरली अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। बेटा किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिक्विड पर। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब वो जो लिक्विड है उसके मालिक्यूल का साइज क्या है, या ऑन साइज ऑफ मालिक्यूल एंड इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। नेचर ऑफ लिक्विड, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसका ज्यादा है। नेचर ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस और किस्म की होंगी, दूसरे में और किस्म की होंगी। तो जब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होंगी तो वेपर प्रेशर भी डेफिनेटली डिफरेंट होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच कंट्रोल द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इट्स टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बेटा? टेम्परेचर है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज enhanced
एंड कैपेबिलिटी टू लीव द सरफेस इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और मालिक्यूल का सरफेस को लीव करके गैशियस फेस में जाने का रेट इंक्रीज होता जाता है। इट काज द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। इस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। शोइंग अ चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। बेटा ये जो टेबल हमें दिखाया गया है जिसमें लिखा गया है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और वेपर प्रेशर इन टार, ये सारे का सारा टेबल किसका है बेटा, वाटर का है। उसमें ये दिखाया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है बेटा, 4.579 टॉर। और अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे देखूं तो 10 डिग्री पे कितना आ जाता है बेटा, 9.209 टार। इसका मतलब टेम्परेचर हमने 0 से 10 डिग्री तक 10 टाइम इंक्रीज किया, तो वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस आया, 4.5 से 2.9, ऑलमोस्ट ओनली 5 टॉर का डिफरेंस आ गया। मीन टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करवाया और वेपर प्रेशर में इंक्रीज कितना आया, सिर्फ 5 टार का इंक्रीज आया। आगे देखते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शो द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर द सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब ना सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है, वो कहता है कि हमने टेम्परेचर का डिफरेंस सेम रखा है, 0 से 10 किया, 10 का डिफरेंस रखा, 10 से 20 किया, 10 का डिफरेंस रखा, 20 से 30 किया, 10 का डिफरेंस रखा, तो इसी तरह 90 से 100 किया, 10 का डिफरेंस रखा बेटा। यहाँ पर ना कुछ एक्सप्लेन किया गया। देयर इज इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम 4.579 टार टू 9.209 टार फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम टेम्परेचर को 0 से 10 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो 4.579 टार से बढ़ के 9.209 टार हो जाता है। डिफरेंस देखें, सिर्फ 5 टार का। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बट द इंक्रीज इन इज फ्रॉम 527 tar to 760 tar when the temperature change from 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है जब हम ना टेम्परेचर को 90 डिग्री से 100 डिग्री की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो 527 से डायरेक्ट 760 तक चला जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 170 टॉर का डिफरेंस आ रहा है बेटा। यहाँ पर भी टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज करवाया, सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री इंक्रीज करवाया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एट हायर टेम्परेचर हम थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीज करवाते हैं तो वेपर प्रेशर में काफी ज्यादा चेंज आता है, लेकिन एट लोअर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर को चेंज करवा भी दें तो वेपर प्रेशर में इतना इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि बेटा हाई टेम्परेचर पे ना मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा होती है। जब मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पहले ही ज्यादा होती है फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करवाए ना तो काइनेटिक एनर्जी तो पहले ही ज्यादा है, थोड़ी सी बढ़ती है और बहुत से मालिक्यूल की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं। इसी वजह से एट हायर टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर में जो इंक्रीज आता है वो काफी ज्यादा आता है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा बहुत कम होगा, वहां पर अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर भी देते हैं, चेंज तो डेफिनेटली आएगा वेपर प्रेशर में, लेकिन वो क्या होगा बेटा, कम होगा। अब आगे देखें बेटा, यहाँ पर द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंस की बात करूं, is directly related to their vapor pressure at a particular temperature। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो डिफरेंट लिक्विड में है ना वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर रही होती है बेटा, वेपर प्रेशर, एक खास टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल आगे देखते हैं बेटा, द स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। एक टेबल है हमारे पास 4.4 जो कि शो करता है 20 डिग्री सेल्सियस पे आइसोपेंटेन हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर while ग्लाइसरोल हैव लोवेस्ट वेपर प्रेशर। उसकी रीजन क्या है बेटा, जी बेटा तो मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि एट 20 डिग्री सेल्सियस जो आइसोपेंटेन है उसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, लेकिन जो ग्लाइसरोल है उसका लोवेस्ट वेपर प्रेशर है। जरा ये टेबल देखिए, मेरे पास एक टेबल है बेटा, ये टेबल है मेरे पास, ये पड़ा बेटा। आइसोपेंटेन की अगर मैं बात करूं उसका वेपर प्रेशर है 580,
और अगर मैं ग्लाइसरोल की बात करूं, उसका वेपर प्रेशर है 0.00016 स्टार। आइसोपेंटेन का 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, ग्लाइसरोल का 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर सबसे कम। रीजन क्या है बेटा? आइसोपेंटेन अल्केन है, नॉन पोलर है, उसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल का फार्मूला देखें तो उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं काफी ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, पर मालिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा होते हैं। इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? बहुत कम हो जाता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। ये लिक्विड लिखे गए हैं बेटा, इसमें डिफरेंट सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। बेटा सपोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 20 डिग्री इज 170, व्हाई एथेनॉल इज 43.9 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये बात भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये लिखेंगे सिंपल कि क्लोरोफॉर्म में जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू एथेनॉल। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, डेफिनेटली उसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टू डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मेथड कौन सा हम यूज करते हैं? मैनोमेट्रिक मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा पूछा जाता है। तो हमारे पास ना एक यहाँ पर अपरेटस है, जरा अपरेटस देख ले बेटा। इस अपरेटस में ना मैंने दो वाल्व लगाए हुए हैं। मैं इसको ना वाल्व नंबर 1 कहता हूँ और इसको मैं वाल्व नंबर 2 कहता हूँ। बेटा ये मेरे पास ना एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को मैंने एक टब के अंदर रखा हुआ है। टब के अंदर हमने क्या लिया हुआ है बेटा? वाटर लिया हुआ है। और ये वाटर क्यों लिया हुआ है? ताकि इस फ्लास्क को अगर हमने ठंडा भी करना हो तो डायरेक्ट ठंडी ना हो, अगर हीट भी करना हो तो डायरेक्ट हीट ना हो बेटा हमारे पास। और ये मेरे पास ना एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसको मैं मानोमीटर कहता हूँ। ये बेटा सारे का सारा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाल नंबर 1 को बंद रखेंगे, वाल नंबर 2 को भी बंद कर देंगे। हम ना इसमें मौजूद जो भी लिक्विड होगा उसको फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे। अच्छा, जैसे ही फ्रीज करेंगे ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो, आपने वाल नंबर 1 को ओपन कर देना है। जैसे ही वाल नंबर 1 को ओपन करेंगे तो यहां से वैक्यूम पंप की मदद से इस फ्रीजिंग मिक्सचर के ऊपर, सॉलिड के ऊपर जितनी भी हमारे पास एयर ट्रैप्ड होगी उसको निकालेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर वाल नंबर 1 क्या है बेटा? उस वक्त बंद है, क्लोज है। दोबारा बेटा वाल नंबर 2 क्लोज करेंगे। इस मिक्सचर की मदद से इस सॉलिड को हीट करेंगे। जैसे ही इस सॉलिड को हीट करेंगे, ये सॉलिड दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड पार्टिकल के अंदर मौजूद जितनी भी एयर ट्रैप्ड होगी वो एयर दोबारा लिक्विड के ऊपर यहाँ पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी, और कुछ उस लिक्विड के वेपर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। बेटा दूसरे टाइम क्या करना है? फिर ना इस लिक्विड को फ्रीज कर देना है। जब दोबारा इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो उसके ऊपर जो एयर ट्रैप थी ना, वो तो फंसी हुई थी, वो तो अब बाहर आ गई। जैसे दोबारा इसको फ्रीज करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, दोबारा आपने क्या करना है? वाल नंबर 2 को ओपन कर देना है। जैसे ही वाल नंबर 2 को ओपन करेंगे, फिर वैक्यूम पंप की मदद से ये जो ऊपर गैशियस मॉलिक्यूल है इन सारों को निकाल देंगे। जैसे ही ये गैशियस मॉलिक्यूल निकलेंगे, दोबारा वैक्यूम कन्वर्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर बेटा वाल नंबर 2 को ना अगेन बंद कर देना है। अगेन बंद करने के बाद फिर इस सॉलिड को क्या करना है? हीट करना है। हीट करेंगे तो उसमें मौजूद एयर जो ट्रैप्ड होगी उसके मालिक्यूल दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे तो वाल नंबर 2 को फिर अगेन ओपन करना है। वाल नंबर 2 को बेटा, वाल नंबर 2 को अगेन ओपन करके क्या करना है? इसमें मौजूद ये जो ऊपर एयर के मालिक्यूल है उनको निकाल देना है। इस प्रोसेस को ना आपने रिपीट करना है मैनी टाइम, ताकि लिक्विड में मौजूद जो एयर के वेपर्स हैं वो सारे के सारे वैक्यूम पंप की मदद से निकाल दिए जाए। बेटा वैक्यूम पंप की मदद से जब आप निकालेंगे, उसके बाद वाल नंबर 2 को क्लोज कर देंगे, बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फिर बेटा इसमें मौजूद ये जो लिक्विड होगा, अब इस लिक्विड को ना हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे दोबारा, तो इसमें यहां पर अब हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये प्रोसेस बार बार रिपीट करके इसमें मौजूद एयर के मॉलिक्यूल को निकाल लिया। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे। इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर देंगे। कहाँ पे कांस्टेंट करेंगे बेटा? आप अगर चाहते हैं कि इस लिक्विड का हमें वेपर प्रेशर 30 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, तो आप इसका टेम्परेचर कितना फिक्स कर देंगे? 30। अगर आप लिक्विड का वेपर प्रेशर 40 डिग्री पे
नोट करना चाहते हैं तो इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कितना कर देंगे, 30 के बजाय 40 कर देंगे। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे नोट करना चाहते हैं तो इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर क्या कर देंगे बेटा, 0 डिग्री कर देंगे। अब बेटा ये देखें, ये जो मानोमीटर था जिसको मैंने ये ब्लू लाइन में सर्कल किया था, इसको मैं रेड में सर्कल करता हूँ बेटा। ये हमारे पास है मानोमीटर। इस मानोमीटर में क्या है बेटा, हमारे पास मरकरी है। और मरकरी का लेवल क्या होगा, जितना यहाँ पे होगा ये रेड लाइन जहाँ, इधर भी उतना ही होगा बेटा। तो ये मेरे पास मरकरी का लेवल है। अच्छा, इधर मरकरी के लेवल में क्या है, इधर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमें पता है बेटा, वो 1 atm होता है, या इक्वल होता है 760 तार के। अब बेटा जैसे ही मैं वाल नंबर 1 को ओपन करूंगा, तो वाल नंबर 1 को ओपन करने से क्या होगा, वाल नंबर 1 को ओपन करने से ये सारे के सारे जो वेपर्स के मालिक्यूल है, लिक्विड वेपर्स, ये इधर जाएंगे। इधर जाके ना यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, किस पर, मरकरी पर। जैसे इधर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ से मरकरी का लेवल डाउन जाना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां से डाउन जाएगा तो इधर क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, अप जाना शुरू हो जाएगा। अब ये मरकरी का लेवल अप जाएगा, अगेंस्ट जा रहा है किसके बेटा, 1 atm के। ये कब अप जाएगा, जब लिक्विड के वेपर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा होगा, तभी मरकरी का लेवल इधर से डाउन होगा लिक्विड वाली साइड से बेटा। और ये ओपन जो एटमॉस्फेयर वाली साइड है इस साइड से अप होगा। अच्छा, जैसे ही ये अप जाएगा ना तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस कितना हुआ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये लेवल हो गया मरकरी का, और यहाँ पर ये लेवल हो गया मरकरी का। दोनों के दरमियान देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, डेल एच कहेंगे। अब अगर मैं किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर नोट करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा लिक्विड का वेपर प्रेशर है पी, वो इक्वल होगा बेटा किसके, पी ए। पी ए क्या चीज है बेटा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और वो कितना है, 1 atm में। एटमॉस्फेयर के प्रेशर में हम ऐड कर देंगे डेल एच। बेटा डेल एच बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ मर्करी है। हमने ना पहले जब 1 atm को डिफाइन किया था तो हमने कहा था 1 atm वो प्रेशर है जो 760 मिलीमीटर मर्करी के कॉलम को सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये हो गया, 1 मिलीमीटर मर्करी के कॉलम को सपोर्ट करने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो 1 टार चाहिए। 10 mm, 10 मिलीमीटर मर्करी के कॉलम को सपोर्ट करने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो 10 टार चाहिए। तो अब हम देखेंगे ये डेल एच जो बेटा हाइट है वो कितनी है। सपोज ये हाइट हमारे पास आ जाती है बेटा 20 मिलीमीटर। इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि डेल एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 20 टार होगी। और हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था बेटा, 760 टार, जो कि 1 atm की इक्वल था। तो लिक्विड का प्रेशर कितना आ जाएगा हमारे पास, 760 में 20 ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 780 टार आ जाएगा बेटा। तो इस तरह करके हम ये प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। बेटा अब इसको थोड़ा सा बुक से रीड भी कर लेते हैं। मोनोमेट्रिक मेथड है क्या चीज, मोनोमेट्रिक मेथड इज कंपैरेटिवली एन एक्यूरेट मेथड। द लिक्विड हुज वेपर प्रेशर is to be determined is taken in the flask placed in the thermostat। बेटा इस फ्लास्क में हमने लिया, उसको प्लेस कर दिया थर्मोस्टेट में, as shown in figure 4.1। one end of tube from the flask is connected to manometer। ये जो वन एंड है जिसको मैंने ये वन का नाम दिया था वाल्व को, इस वाल्व की मदद से ये कनेक्टेड है मानोमीटर के साथ। एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। और ये जो मैंने वाल नंबर 2 कहा था, इसकी मदद से ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड है। द लिक्विड इज फ्रोजन विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से पहले लिक्विड को क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। जैसे ही लिक्विड को ठंडा करेंगे, एट द स्पेस अबाउ द लिक्विड इज, बेटा स्पेस अबाउ द लिक्विड इज वैक्यूएटेड का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब लिक्विड को ठंडा करेंगे ना, फ्रीज करेंगे, उसके ऊपर ये जो स्पेस है जहां पे गैस के मालिक्यूल होंगे, इसको इवैक्यूएटेड किया जाएगा, वैक्यूम पंप की मदद से खाली किया जाएगा, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा। इन दिस वे द एयर आर रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड अलोंग विद द वेपर ऑफ दैट लिक्विड। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से एयर जो है सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और कुछ लिक्विड के वेपर भी होंगे, उनको क्या किया जाएगा बेटा, रिमूव किया जाएगा। द फ्रोजन लिक्विड इज देन मेल्टेड टू रिलीज एनी ट्रैप्ड एयर। दोबारा फ्रोजन लिक्विड को, ये जो लिक्विड था जिसको फ्रीज किया, इसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके क्या करेंगे बेटा, दोबारा ट्रैप्ड एयर को निकाल देंगे। लिक्विड आर फ्रोजन अगेन, दोबारा ये प्रोसेस फ्रोज करेंगे, एंड रिलीज एयर टू इज एवैक्यूएटेड। और दोबारा ये जो ऊपर एयर इकट्ठी होगी उसको क्या कर लेंगे बेटा, रिलीज कर देंगे।
द प्रोसेस इज रिपीटेड मैनी टाइम, इस प्रोसेस को काफी टाइम हम रिपीट करें। ऑलमोस्ट ऑल द एयर इज रिमूव, ताकि सारी की सारी एयर क्या हो जाए बेटा, रिमूव हो जाए। नाउ द लिक्विड इज वार्म्ड, दोबारा लिक्विड को वार्म करें इन द थर्मोस्टेट टू दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इन द फ्लास्क इज टू बी डिटरमाइंड। किस टेम्परेचर तक लिक्विड को गर्म करें? जिस टेम्परेचर पे आप उस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। 20 डिग्री पे फाइंड करना है, 25 पे फाइंड करना है, 30 पे फाइंड करना है, 40 पे फाइंड करना है, जहां भी फाइंड करना चाहते हैं। डिफरेंस इन द हाइट of the column mercury in the liquid by a manometric method. The two limbs of the manometer determine the vapor pressure of liquid. वो क्या करेंगे बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब जो हाइट का डिफरेंस आएगा, जिसको हमने पहले भी देखा है, दोबारा बता देता हूँ बेटा कि ये मेरे पास हाइट का डिफरेंस आएगा। मैंने इसको अब शो कर देता हूँ ग्रीन कलर से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिक्विड का लेवल ये था, इधर ये लेवल था, तो मैं एक लाइन इधर लगा देता हूँ ये, और एक लाइन इधर लगा देता हूँ। दो ग्रीन लाइन के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या होगा बेटा हमारे पास, डेल एच होगा। इसको हम डेल एच कहेंगे। द कॉलम ऑफ मर्करी इन द thermometer in the manometer facing the vapor of the liquid is depressed। कि मर्करी का वो लेवल जिस साइड वेपर्स है लिक्विड के, वो क्या हो जाएगा, उस साइड पे मर्करी का लेवल डिप्रेस्ड हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। द अदर कॉलम विच से फेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, उस साइड से मर्करी का लेवल राइज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा दोबारा देख लें, ये जो साइड है जिसको मैंने अगेन ग्रीन सर्कल किया, इस साइड से मर्करी का लेवल अप चला गया, और इस साइड से जहां से लिक्विड आ रहा था, इस साइड से डाउन चला गया। एक्चुअली द प्रेशर ऑन surface of the liquid in the flask is equal to sum of atmospheric pressure and the vapor pressure of liquid। बेटा दो चीजों के प्रेशर के सम की इक्वल होगा, एक वेपर प्रेशर जो कि एक्सटर्नल प्रेशर है, और एक डेल एच। फॉर दिस रीजन द कॉलम ऑफ मानोमीटर फेसिंग द लिक्विड इज मोर डिप्रेस्ड देन फेसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से लिक्विड वाला साइड क्या होगी बेटा, डिप्रेस्ड होगी। एंड इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। P वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी ए क्या है बेटा, जो कि हमने पी फाइंड करना है, पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है। डेल एच क्या है बेटा, मरकरी का जो कॉलम है उसमें जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कहेंगे। तो इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल फाइंड कर लेंगे। क्या चीज फाइंड कर लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा बेटा आपको। इंशाल्लाह हमारा कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट।